गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने चैप्टर जो है 10 वो शुरू किया था सेल डिवीजन। उसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट जो पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने सेल डिवीजन के जो बेसिक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद कोशिका चक्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने देखा था कि कोशिका विभाजन जो होता है उसके 3 प्रकार होते हैं, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, तो असूत्री जो है वो लास्ट असूत्री विभाजन जो है वो हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी आज इस वीडियो के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा सेकंड जो है कोशिका विभाजन का प्रकार है और वो है समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनसे सीधा जो क्वेश्चन आता है मिनिमम 4 नंबर के अंदर या 5 नंबर के अंदर आपको क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। प्लस जो प्रैक्टिकल की माइनर एक्सरसाइज है उसके अंदर भी 3 नंबर की जो एक्सरसाइज है वो आपके है इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन किए जाएंगे, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो समसूत्री विभाजन हम लेते हैं, अर्धसूत्री हम लोगों ने पढ़ लिया। अर्धसूत्री विभाजन क्या था बेटा, कि उसके अंदर जो कोशिका विभाजित होती है और एक कोशिका विभाजित होकर जो दो नई संततियां बनती है उसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो इक्वली डिवाइड नहीं होता। बात समझ में आ रही है? एक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो सकती है और दूसरे के अंदर कम हो सकती है। ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन या अमाइटोटिक डिवीजन था। ठीक, अभी हम लोग ले रहे हैं समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री जो है या माइटोसिस डिवीजन जो है उसको सबसे पहले जो है इस वर्ड को दिया किसने, डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया 1882। इस तरीके के क्वेश्चन आपको नीट के अंदर पूछा जा सकता है कि ये जो समसूत्री विभाजन है ये किसने दिया सर्वप्रथम। तो आंसर इज डब्ल्यू फ्लेमिंग। किस साल में? 1882 के अंदर। तो देखेंगे कि समसूत्री विभाजन होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम लोग समझते हैं। तो समसूत्री विभाजन जो है ऐसा विभाजन है जिसके अंदर जनक कोशिका जो होती है वो कितने में डिवाइड होती है, डिवाइड होकर कितनी कोशिका बनाती है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये पहली पुत्री कोशिका हो गई, ये दूसरी हो गई और ये हो गई जनक कोशिका। समझ आया? अब ये जो जनक कोशिका है इसके अंदर हम मानते हैं कि गुणसूत्र कितने हैं, 46। मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं, पढ़ा हम लोगों ने गुणसूत्र का टॉपिक कितना था, 46 है ना। तो जो जनक कोशिका के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो जो बनने वाली पुत्री कोशिकाएं हैं उनमें प्रत्येक में कितने होंगे, 46 होंगे। यानी जनक कोशिका के अंदर गुणसूत्र जितने थे वही संख्या समान रहती है किसमें, पुत्री कोशिकाओं के अंदर भी। समझ आया? तो अगर डेफिनेशन बनी तो क्या बनी कि कोशिका विभाजन का ऐसा प्रकार जिसमें जनक कोशिका विभाजित होकर कितनी कोशिकाओं का निर्माण करती है, दो कोशिकाओं का निर्माण करती है और प्रत्येक पुत्री कोशिका के अंदर गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो मात्र कोशिका या जनक कोशिका के समान रहती है। ठीक है, इसीलिए नाम क्या है इसका, समसूत्री। यानी सम यानी क्या होता है, समान। तो गुणसूत्र क्या रह रहे हैं, समान रह रहे हैं। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। और ये चीज ध्यान रखना कि असूत्री विभाजन में भी दो कोशिकाएं बन रही थी डिवाइडेशन के फलस्वरूप, और समसूत्री में भी क्या बन रही है, दो कोशिकाएं बन रही है। पर डिफरेंस ये है कि इसमें गुणसूत्र और जो अनुवांशिक पदार्थ है उसकी मात्रा मात्र कोशिका के क्या है, बराबर है। लेकिन असूत्री में क्या है, समान नहीं है। एक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ ज्यादा हो सकता है और एक में क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंस ये है कि असूत्री विभाजन जब हमने देखा था तो हम लोगों ने देखा था कि वहां पर जो केंद्रक विभाजन की प्रावस्थाएं होती है, पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, ये नहीं थी, लेकिन समसूत्री में ये पाई जाएगी। ठीक है, तो देखो अब आता है कि समसूत्री जो विभाजन होती है उस विभाजन के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं जो होती हैं वो होती हैं। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं। समसूत्री विभाजन की अवस्था, तो जब भी किसी कोशिका के अंदर अगर समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है, समसूत्री विभाजन मनुष्यों की कायिक कोशिकाओं में होता पड़ना है। समझ आ गया? और उसके बाद यहाँ पर कायिक कोशिकाओं से मतलब
यानी वो कोशिकाएं जो विभेदित होकर हमारे अंगों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो जो शरीर के विभिन्न अंग हैं वो निर्माण करने का काम कौन कर रहा है, काय, काय कोशिका। काय का मतलब क्या होता है, शरीर। तो ऐसी कोशिकाएं जो शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। तो ध्यान रखना कि समसूत्री विभाजन जो है वो काय कोशिका, मनुष्यों में काय कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी है। सबसे पहले आता है केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन के बाद आएगा कोशिका द्रव्य विभाजन, ये दूसरी स्टेट हुई। ठीक है, अब केंद्रक विभाजन जो है इसको कैरियोकाइनोसिस कहा जाता है वैसे इंग्लिश में। ठीक है, इसकी पहली अवस्था आएगी पूर्वावस्था, उसके बाद आएगी मध्यावस्था, फिर आएगी तीसरे नंबर पे पश्चावस्था, और फिर आएगी अंत्यावस्था। ठीक है, यानी जब भी कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होगा तो इस समसूत्री विभाजन में शुरू होने से पहले तो कंप्लीट करेगी कोशिका क्या, अंतरावस्था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कौन सी अवस्थाएं थी, 3, G1, S और G2। तो ये कंप्लीट होने के बाद समसूत्री विभाजन के अंदर कोशिका प्रवेश करेगी तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, केंद्रक विभाजन होगा। और केंद्रक विभाजन की कौन सी अवस्था पहले आएगी, पूर्वावस्था पहले आएगी, फिर आएगी मध्यावस्था, फिर पश्चावस्था और फिर अंत्यावस्था। इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे कि पूर्वावस्था क्या होती है, मध्यावस्था क्या होती है, पश्चात क्या होती है और अंत्यावस्था क्या होती है। ठीक है, लेकिन हाँ ये कंटिन्यू स्टेट से फिर अंत्यावस्था जैसे ही पूरी होती है तो कोशिका किसके अंदर जाती है, कोशिका द्रव्य विभाजन में। ये भी दो तरीके का होता है। अगर कोशिका कौन सी है, पादप कोशिका, तो इसमें होगा पटलिका निर्माण द्वारा। ठीक है, और अगर कोशिका कौन सी है, जंतु कोशिका, तो विभाजन किससे होगा, खांच निर्माण प्रक्रिया द्वारा। तो अब हम लोग जो है इन प्रोसेस को इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यूटी में देखने वाले हैं कि पूर्वावस्था क्या होती है केंद्रक विभाजन की, मध्यावस्था यानी मेटाफेज क्या होती है, एनाफेज क्या होती है, और अंत्यावस्था यानी टीलोफेज क्या होती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर सबसे पहले जो प्रावस्था आती है समसूत्री विभाजन के केंद्रक विभाजन के अंदर, वो होती है हमारी कौन सी, पूर्वावस्था होती है ना। पूर्वावस्था या जिसको हम किस नाम से जानते हैं इंग्लिश में, प्रोफेज अवस्था के अंदर। तो सबसे पहले केंद्रक विभाजन होने से पहले कौन सी अवस्था आई थी बेटा, अंतरावस्था कंप्लीट करी थी कोशिका ने, पढ़ी थी, G1, S और G2। तो अंतरावस्था जब कंप्लीट हो जाती है तो केंद्रक विभाजन शुरू होता है, और केंद्रक विभाजन की पहली अवस्था होती है कौन सी, पूर्वावस्था प्रथम। तो अभी इसमें देखो क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि जब कोशिका नॉर्मल अवस्था में होती है तो इस तरीके से धागे जैसे की संरचना पाई जाती है केंद्रक के अंदर। ये केंद्रक है ना, ये केंद्रक झिल्ली है इस तरीके से, और ये क्रोमेटिन तंतु है, होता है, और यहाँ गोल गोल संरचना पाई जाती है जिसको केंद्रिक बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, है ना। और द्रव्य पाया जाता है इसके अंदर, केंद्रक द्रव्य। ये मेन चीजें देखी थी। ठीक, तो जैसे ही कोशिका की अंतरावस्था पूरी होती है और केंद्रक विभाजन अवस्था शुरू होती है तो ये क्रोमेटिन तंतु जो है, कौन से तंतु, क्रोमेटिन तंतु, ये अधिक कुंडलित हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन तंतुओं के अत्यधिक कुंडलन के कारण बनते हैं गुणसूत्र। और गुणसूत्र छोटे और मोटे दिखाई देते हैं कौन सी अवस्था में, पूर्वावस्था या प्रोफेज अवस्था में। अब इस गुणसूत्र की अगर आप संरचना दिखती है तो कैसी होती है, इसमें ये जो दो भुजाएं दिख रही है ना, यानी मैंने आपको पहले ये बताया था कि इस तरीके से बना होता है गुणसूत्र, राइट। लेकिन ये वाली जो भुजा होती है वो दो हिस्सों में फट जाती है। अब ये जो दो भुजाएं हैं वो कहलाती है क्रोमेटिड। क्या कहलाती है बेटा, क्रोमेटिड कहलाती है। समझ आया। फिर यहाँ पर आपको पता है अत्यधिक संकीर्णन के कारण जो पहला संकीर्णन होता है उसको हम बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बिंदु। अब ये गुणसूत्र बिंदु होता है, उस पे एक पॉइंट होता है जिसकी मदद से ये कोशिका विभाजन के समय जो तरकु तंतु होते हैं उनके ऊपर चिपकते हैं। ये गुणसूत्र किस पे चिपकते हैं, तरकु तंतुओं पर। तो वो बिंदु जो तरकु तंतुओं पे चिपकने में मदद करता है उसको क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर कहा जाता है।
तो ये ऐसी संरचना गुणसूत्र की इस अवस्था में यानी पूर्व अवस्था में होती है। तो मैंने देखो क्या लिखा है, प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं, लिखा है, ठीक है। गुणसूत्र बिंदु ये दिख रहा है और ये काइनेटोकोर डार्क डार्क जो मैंने बनाया है वो स्पष्ट नजर आता है। फिर इसके अंदर ये जो केंद्रक झिल्ली आप देख रहे हो ये हटना शुरू हो जाती है ना। फिर ये जो केंद्रक है वो भी केंद्रिक है वो भी विलुप्त होना क्या होती है, शुरू हो जाती है। फिर हम लोगों ने देखा था बेटा अंतरा अवस्था के अंदर क्या होता है, तारक जो केंद्रक होते हैं उनका द्विगुणन होता है। तारक केंद्रकों का द्विगुणन होता है। तारक केंद्र कितने होते हैं, 2। अगर द्विगुणन होगा मतलब डबल होगा तो कितने हो जाएंगे, 4, है ना। ये चीज कहाँ हो गई थी, अंतरा अवस्था की एस प्रावस्था के अंदर हुआ था ना, ठीक है। तो अब ये जो गुणसूत्र बन गए हैं कितने हो गए हैं, सॉरी गुणसूत्र क्या, तारक केंद्रक डबल हो गए हैं। तो ये विपरीत ध्रुवों पे जाते हैं। विपरीत ध्रुवों पे जाने का मतलब है एक इधर आ गया, एक तारक केंद्र के जो तारक केंद्र है वो इधर आ गए। समझ में आ गया। तो ये रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। बीच में तो क्या बनना शुरू हो जाते हैं, गुणसूत्र, और धीरे धीरे इन तारकों से किरणें निकलना शुरू हो जाती है। इस तरीके से इन किरणों को कहा जाता है एस्टर किरणें। क्या बोला जाता है, एस्टर किरण। ये जो तारक केंद्र विपरीत ध्रुव पे गए हैं इनसे क्या निकलती है, प्रोटीन की बनी हुई इस तरीके से किरणें निकलती है जिन्हें बोला जाता है एस्टर किरणें। और इधर के तारक केंद्र की और इधर की एस्टर किरणें मिलती है तो बनते हैं तरकु तंतु। बात समझ में आई। तो इस तरीके से तरकु तंतुओं का निर्माण होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो ये सारी अवस्थाएं जो हैं वो किसमें पाई जाती है, पूर्वावस्था में। डायग्राम में देखो, डायग्राम में कुछ नहीं करना है, झिल्ली आपको हटती बतानी है, केंद्रिक आपको हटती हुई बतानी है, ये जो गुणसूत्र है वो आपको क्या करने है, इस अवस्था में दिखा देने। तो ये हमारी हो गई पूर्वावस्था। मैंने नामांकित नहीं किया, कर लेना क्योंकि मैंने ये नया डायग्राम यहाँ पर बना दिया था। फिर उसके बाद आती है कौन सी, मध्य अवस्था या मेटाफेज। मेटाफेज को एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि वो कौन सी अवस्था है कोशिका विभाजन में जिसमें हमको गुणसूत्रों की संख्या अच्छे से पता चलती है कि इस कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं। मनुष्य में है तो 46 है, तो हमको कौन सी अवस्था में पता चलता है, तो वो मेन जो हमारी अवस्था होती है वो सेकंड अवस्था होती है और वो होती है मेटाफेज अवस्था। देखो लास्ट अवस्था में क्या हुआ था, केंद्रक झिल्ली हट गई थी, केंद्रिक हट गया था, गुणसूत्र जो है वो बन गए थे, है ना। और क्या शुरू हो गया था, इधर से और इधर से किसका निर्माण शुरू हो गया था, तरकु तंतुओं का निर्माण होना शुरू हो गया था, हुआ था। तो अब मेटाफेज या मध्य अवस्था में क्या होता है बेटा, ये इस तरीके से जो तरकु तंतु बन रहे थे, ये विपरीत ध्रुव है, तारक केंद्रक, इनको मैं लिखूंगी तारक केंद्रक। समझ आया। अब इनसे कौन सी किरणें निकल रही थी, एस्टर किरणें। फिर वो एस्टर किरणें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है इस तरीके से, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, तरकु तंतु बनेंगे। समझ आया। अब क्या होता है, जो गुणसूत्र बने थे ना फर्स्ट कौन सी अवस्था में, पूर्वावस्था में, वो गुणसूत्र इन तरकु तंतुओं के मध्य में आकर जुड़ना शुरू हो जाते हैं। कहाँ लगना शुरू हो जाते हैं, इन तरकु तंतुओं के मध्य में। यानी ये गुणसूत्र थे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो काइनेटोकोर है, इस काइनेटोकोर की मदद से यहाँ पर ये गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो अब ये गुणसूत्र का काइनेटोकोर या गुणसूत्र और ये तरकु तंतु ये इस तरीके से मध्य में जब आके लगते हैं तो ये पट्टी हमको दिखाई देती है, इसको कहा जाता है मध्य पटलिका। तो ध्यान रखना, मध्य पटलिका का निर्माण मध्य से मेटाफेज या मध्य अवस्था कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो गुणसूत्र मध्य में कहाँ आते हैं, मध्य अवस्था के अंदर आते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो ये मध्य अवस्था होती है, मध्य अवस्था में कुछ नहीं होता, तरकु तंतुओं का निर्माण कंप्लीट हो जाता है। केंद्रक झिल्ली जो थी वो जो इस अवस्था में विलुप्त होना शुरू हुई थी, यहाँ पर आने के बाद कंप्लीटली विलुप्त हो जाती है। केंद्रिक जो प्रोफेज या पूर्वावस्था में खत्म होना शुरू हुई थी वो यहाँ आके कंप्लीटली खत्म हो जाती है। समझ में आया। और फिर उसके बाद जो गुणसूत्र और जो तारक केंद्र जो है विपरीत ध्रुव पे गए और उन्होंने तरकु तंतुओं का निर्माण करना शुरू किया था पूर्वावस्था में, वो तरकु तंतु यहाँ पे कंप्लीट बन जाते हैं और इन तंतुओं पर के मध्य में आकर कौन लग जाता है, गुणसूत्र। तो तरकु तंतु और गुणसूत्र मिलकर कोशिका के मध्य में जब अरेंज होते हैं तो एक पट्टी जैसी संरचना बनती है, उसको हम मध्य पटलिका कहते हैं। तो मध्य पटलिका का निर्माण मध्य अवस्था में होता है, मेटाफेज के अंदर होता है।
समझ में आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है कि कौन सी अवस्था होती है जिसमें गुणसूत्र की संरचना स्पष्ट दिखाई देती है, तो सॉरी गुणसूत्र की संख्या जो होती है स्पष्ट समझ में आती है, तो वो हमारी मध्यावस्था है। समझ में आ गया। फिर सेकंड छोटा सा क्वेश्चन है कि वो बिंदु जो गुणसूत्रों को तरकु तंतुओं पर चिपकने में मदद करता है, तो क्या आंसर है, काइनेटोकोर। समझ में आया, काइनेटोकोर क्या है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये मध्य अवस्था हो गई। अब इसके बाद दो अवस्थाएं आती है। फर्स्ट आती है हमारी थर्ड जो अवस्था आती है वो आती है हमारी पश्चावस्था, और फिर आती है अंत्यावस्था। तो उसको देखेंगे। देखो यहाँ पर ये मैंने बना रखा है, ये गुणसूत्र मध्य में लगे हुए हैं, इस तरीके से मैंने ऐसे बनाया डायग्राम, चाहे मैं इसको ऐसे खड़ा करूं, समझ जाना कि मध्य अवस्था है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे किसको, पश्चावस्था को। क्या हो रहा है यहाँ पर, आपको गुणसूत्र क्या होते नजर आ रहे हैं, पीछे जाते हुए क्या हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं, आधे इधर जा रहे हैं और आधे इधर जा रहे हैं। तो जो गुणसूत्र जब पीछे जाना शुरू कर देते हैं तो उसे कहेंगे पश्च। पश्च मतलब पीछे। तो गुणसूत्र पश्च यानी पीछे की ओर, पीछे की ओर कहाँ, ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर देते हैं, तो वो अवस्था हमारी क्या कहलाती है, पश्चावस्था कहलाती है। तो देखते हैं हम लोग पश्चावस्था को कि पश्चावस्था क्या होती है, पश्चावस्था में क्या जो है चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो पश्चावस्था, या फिर हम इसको बोलेंगे थर्ड अवस्था है हमारे विभाजन की, इसको हम बोलेंगे एनाफेज। ठीक है। अभी एनाफेज के अंदर क्या होता है, मध्य में थे गुणसूत्र यहाँ पर मध्यावस्था में। अब क्या होता है बेटा, समझना इस चीज को, ये ध्रुव है और ये भी ध्रुव है ना। अब क्या होता है, जब मध्य पटलिका का निर्माण हो जाता है मध्य अवस्था में, जैसे ही मध्य पटलिका का निर्माण कंप्लीट हुआ, ये ध्रुवों से क्या होता है, खिंचाव शुरू होता है। यू मतलब ये था, अब ये ऐसे खींचना शुरू करेंगे, यानी ये जो तंतु है वो यहाँ से इस तरीके से खींचना शुरू करेंगे। तो ये वाला हिस्सा टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इधर से खींचो और इधर से करो तो क्या होगा, ये हिस्सा, ये मध्य पटलिका टूटेगी कि नहीं टूटेगी, टूटेगी। तो यही होता है कि जैसे ही मध्य पटलिका का निर्माण पूरा होता है तो ध्रुवों की ओर से तरकु तंतुओं पर क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। इस तरीके से खिंचाव उत्पन्न होता है। तो उस खिंचाव के कारण ये जो गुणसूत्र था जिसके दो क्रोमेटिड ये थे, ये पहला क्रोमेटिड और ये पहला क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, तो ये जो गुणसूत्र बिंदु है ये पाया जाता है बीच में। तो जैसे ही इधर से भी खिंचाव हुआ और इधर से भी, तो ये कहाँ से टूट गया, बीच में। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि गुणसूत्र बिंदु क्या होता है, टूट जाता, गुणसूत्र बिंदु क्या हो गया, टूट गया। ठीक है। तो क्या हो गया, आधा गुणसूत्र इधर चला गया, आधा गुणसूत्र क्या हो गया, इधर चला गया। चला गया कि नहीं चला गया। और धीरे धीरे ये जो तरकु तंतु होते हैं वो किधर बढ़ना शुरू होते हैं, ध्रुवों की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। तो आधे गुणसूत्र इधर चले जाते हैं और आधे गुणसूत्र किधर जमा हो जाते हैं, इधर जमा हो जाते हैं। और जब ये गुणसूत्र जाते हैं तो ये अलग अलग शेप में दिखते हैं, मतलब एल शेप में दिखते हैं, जे शेप में देते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है, नीट में भी पूछा जाता है कि जो गुणसूत्र होते हैं उनकी आकृति को समझने के लिए सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है, यानी शेप को समझने के लिए, तो आंसर इज पश्चावस्था। ठीक है। तो पश्चावस्था जो होती है वो आकृति को स्पष्ट करती है, किसकी, गुणसूत्र की। तो देखो म से मध्यावस्था, मध्यावस्था में गुणसूत्र कहाँ आके लगते हैं, तरकु तंतुओं के मध्य में या कोशिका के मध्य में आ जाते हैं और मध्य पटलिका का निर्माण करते हैं। फिर आती है थर्ड अवस्था, पश्चावस्था। पश्च मतलब पीछे, गुणसूत्र बिंदु टूट जाते हैं और तरकु तंतु किधर बढ़ना शुरू करते हैं, इधर वाले इधर और इधर वाले यानी ध्रुवों की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। तो गुणसूत्र भी किधर मूव करते हैं, जो आधा आधा हो गया है गुणसूत्र, वो गुणसूत्र किधर जाना शुरू करेंगे, विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करेंगे। समझ में आ गया। और फिर लास्ट अवस्था हमारी होती है, कौन सी आती है, अंत्या अवस्था। ठीक है। अंत्या अवस्था यानी अंत्या, अंत्या का मतलब क्या हो गया, अंतिम अवस्था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और ये टीलोफेज। ठीक है। तो टीलोफेज अवस्था होती है, ये जस्ट अपोजिट होती है किसकी, पूर्वावस्था की। पूर्वावस्था में क्या हुआ था बेटा, क्रोमेटिन तंतु कुंडलित होकर किसका निर्माण किए, गुणसूत्र का निर्माण किए। अब यहाँ पर जब ये जो गुणसूत्र है विपरीत ध्रुव पे, इधर वाले इधर आ गए, इधर वाले इधर आ गए, तो ये तरकु तंतु तो एकदम क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म। जैसे ही कौन सी अवस्था शुरू हुई, अंत्यावस्था।
तो ये जो तरकु तंतु है ये तो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इधर एक तारक केंद्र आ गया, इधर भी एक तारक केंद्र आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोशिका द्रव्य में से जल को अवशोषित करेंगे ये गुणसूत्र, और जैसे ही ये जल को अवशोषित करना मतलब ग्रहण करना, जैसे ही ये ग्रहण करेंगे तो ये अकुंडलित हो जाएंगे और वापस धागे जैसी क्या हो जाएगी, संरचना बन जाएगी। यहाँ पर वापस क्या हो जाएगी, धागे जैसी संरचना बन जाएगी। जैसे ही धागे जैसी संरचना में ये गुणसूत्र कन्वर्ट हुए इस तरीके से, यानी यहाँ पर ये क्या बन गया, क्रोमेटिन तंतु बन गया। क्या बन गया, क्रोमेटिन तंतु बना। अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगी, केंद्रक झिल्ली क्या हो जाए शुरू हो जाएगी, बन जाएगी, और केंद्रिक का क्या हो जाएगा, वापस विकास हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब एक कोशिका में आपको कितने केंद्रक नजर आ रहे हैं, 2 केंद्रक नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये अवस्था हो गई हमारी कौन सी, अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में क्या होता है, अंत्यावस्था में होता ये है कि ये जो गुणसूत्र पश्चावस्था में विपरीत ध्रुव पे पहुंचे थे वो पहुंच जाते हैं, तरकु तंतु विलुप्त होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि काम ही नहीं है अब उनका कुछ, ठीक है। फिर गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में से पानी को ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने के बाद अकुंडलित हो जाएंगे, और अकुंडलित होने के बाद क्या करेंगे, अकुंडलित होने के बाद क्रोमेटिन तंतुओं में परिवर्तन हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली वापस निर्मित होगी, केंद्रिक का निर्माण वापस हो जाएगा, और एक कोशिका जो है उसमें 2 केंद्रक हमें नजर आएंगे। आ रही बात समझ में। तो ये इस तरीके से समसूत्री विभाजन होता है। अब यहाँ पर देखो, अब ये एक कोशिका के अंदर क्या हो गया है, 2 केंद्रक आ गए, लेकिन अभी भी कोशिका कितनी है, एक, जबकि समसूत्री विभाजन में क्या होता है, बनती कितनी है कोशिका, 2। तो अब इसके लिए क्या जरूरी है यहाँ पर कि क्या हो, ये कोशिका द्रव्य का क्या हो, विभाजन हो। तो हम लोग समझते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन कैसे होता है। तो नेक्स्ट अवस्था जो है वो हम लोग देखेंगे कि कौन सी है, कोशिका द्रव्य विभाजन। देखो समसूत्री विभाजन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। समसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी, समसूत्री विभाजन की केंद्रक विभाजन जो अवस्था है वो पूरी हो चुकी है ना। अब केंद्रक विभाजन अवस्था के बाद कौन सा विभाजन आता है बेटा, कोशिका द्रव्य विभाजन। एक चीज ध्यान रखना कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या बराबर रहती है। कैसे रहती है, देखो क्या हुआ था, ये इधर और इधर विपरीत ध्रुवों पर क्या गए थे, गुणसूत्र गए थे। तो बेटा क्या हो गया था, गुणसूत्र ऐसा नहीं हुआ जैसे कि सपोज ये है 1 2 और ये 3 और ये 4 गुणसूत्र है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि 2 इधर चले गए और 2 इधर चले गए। क्या हुआ, बीच में से ये क्या हुए हैं, टूटे हैं। तो इधर भी कितने आए, 4 आए, और इधर भी कितने आए, 4। इसीलिए गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है, बराबर रहती है, न कि आधी होती है समसूत्री विभाजन में, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्र बिंदु से गुणसूत्र क्या हो गए हैं, टूट गए हैं। आगे जाके वो खुल गए, खुल के वापस उन्होंने क्या कर लिया, क्रोमेटिन जो तंतु है वो बना लिए, और फिर वो क्रोमेटिन जाके फिर छोटे छोटे गुणसूत्र क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो संख्या तो वही रहेगी, है ना। तो इसीलिए गुणसूत्र की संख्या बराबर रहती है। उसके बाद आता है जब ये एक कोशिका के अंदर इस तरीके से 2 नए केंद्रक बन जाते हैं ना, ये 2 केंद्र की अवस्था के द्विकेंद्र की अवस्था कह सकते हैं इस कोशिका की। क्यों, क्योंकि इसमें एक कोशिका में कितने हैं, 2 केंद्रक उपस्थित है। समझ आया। तो अब देखो कोशिका द्रव्य विभाजन जो होता है जिसके फलस्वरूप एक कोशिका 2 में बट जाती है, तो 2 तरीके से होता है। पहला होता है पटलिका निर्माण जो कि पादप में होता है, दूसरा होता है खांच निर्माण जो कि किसमें होता है, जंतुओं में पाया जाता है। तो पटलिका निर्माण देखो किसके द्वारा होता है, फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा। हम जानते हैं कि पादप कोशिका में क्या होता है बेटा, कोशिका भित्ति होती है, हार्ड होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, उसको ऐसे दबाना इजी नहीं है। अरे बात समझ में। इस वजह से क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट जो होता है वो मदद करता है कोशिका विभाजन में। फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोशिका भित्ति जब हमने पढ़ी कि अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जिकाय और सूक्ष्म तंतु जो होते हैं, या अंतर्द्रवी जालिका के मृत अवशेष, गोल्जिकाय के मृत अवशेष जो होते हैं वो जमना शुरू करते हैं किधर से, कैल्शियम के पैक्टेट इस तरीके से मध्य से जमते हैं और किधर बढ़ते हैं, इधर परिधि, परिधि मतलब बाहर की तरफ। तो मध्य में बनते हैं और इनकी धीरे धीरे आकृति बढ़ती है इधर बाहर की ओर। तो ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है ये जमना शुरू होते हैं और
और फ्रेगमोप्लास्ट क्या है समझ में आ गया, ठीक है। तो ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो जमना शुरू करते हैं मध्य से, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पर मध्य में जमेंगे और फिर यहाँ से ये बाहर की ओर बढ़ना शुरू करेंगे परिधि की ओर, ठीक है। फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये मध्य पटलिका का निर्माण हो जाता है। कोशिका भित्ति की अपन परत का नाम था आपको पता है, मध्य पटलिका, फिर प्राथमिक और फिर द्वितीय पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये मध्य पटलिका बन जाती है और ये दो कोशिका बन जाती है, समझ में आ गया। फिर आता है जंतुओं के अंदर होता है खांच निर्माण की क्रिया। तो इसमें कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। तो ये एक्टिन और मायोसिन जो है उसके प्रोटीन के तंतु मिलकर एक वलय जैसी क्या बना लेते हैं कोशिका के अंदर। ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक वलय रूपी क्या बना लेते हैं संरचना बना लेते हैं। यानी सपोज ये इस तरीके से देखो, इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये दो केंद्रक है कोशिका के अंदर जो कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बने। अब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो है वो मिलकर एक वलय बनाएंगे यहाँ बीच में, ये तो केंद्रक है ध्यान रखना। ये जो डार्क में कर रही हूँ वो क्या है केंद्रक, जो कि अभी अभी बने हैं विभाजन के फलस्वरूप, समझ आया। अब ये वलय जो है वो किसका बना है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के तंतुओं का। अब क्या होगा ये जो वलय बनता है उसको बनने के लिए एटीपी जो है वो क्या होता है टूटता है, ठीक है। एटीपी टूटता है किसकी उपस्थिति में जल की उपस्थिति में। तो ये कहेंगे कि एटीपी का जल अपघटन होता है ना। इस क्रिया को होने के लिए, इस वलय को बनने के लिए एटीपी टूटती है। एटीपी ऊर्जा प्रोवाइड करती है टूट के, है ना, जो भी काम होता है उसको करने के लिए। तो एटीपी टूटती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो टूटेगी, जल की उपस्थिति में जल अपघटन होगा। उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा संकुचनशील बल का। एक बल है, एक फोर्स है, वो यहाँ पर जनरेट होगा और इस फोर्स के कारण यहाँ वाली ये जो भित्ति है ना वो अंदर आना शुरू होगी, ठीक है। और ये जो अंदर आना शुरू होगी इस हिस्से को हम कहेंगे खांच, दरार, ठीक है। और धीरे धीरे ये दरार क्या होती जाती है बढ़ती जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि कोशिका कितने में डिवाइड हो जाती है दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है हमारा कौन सा प्रकार हुआ दूसरा प्रकार खांच निर्माण का प्रकार। बात समझ में आ रही है। एक्टिन और मायोसिन तंतु क्या करते हैं वलय बनाते हैं। वलय को बनने के लिए एटीपी का जल अपघटन होता है जिसकी वजह से जल इस एटीपी के टूटने से संकोचनशील बल उत्पन्न होते हैं और बल जो है वो जो है बल इस वलय को भीतर की ओर और ज्यादा भीतर की ओर खींचते हैं और ये जो झिल्ली होती है वो भी अंदर खींचती हुई चली जाती है और ये झिल्ली इतनी अंदर खींचती है कि यहाँ से ये ब्रेक हो जाती है और कोशिका दो में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास समसूत्री विभाजन से एक से कितनी बन गई दो कोशिका बन गई जिनमें गुणसूत्र की संख्या जो है मात्र कोशिका के क्या है बराबर, क्योंकि गुणसूत्र बीच में से क्या हो गए थे गुणसूत्र बिंदु टूट गए थे। तो ये आपका कंप्लीट होता है समसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में आपके ये दोनों तो सेम चलेंगे, खांच निर्माण और पटलिका निर्माण चेंज नहीं होगा, इसको मैं वापस से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ अब नाम लूंगी क्योंकि सेम प्रोसेस है वो का वो ही है ना। लेकिन हाँ कुछ चेंजेस है उसके जो प्रावस्था के अंदर। और हाँ एक चीज है अभी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अर्धसूत्री दो चरणों में पूरा होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय के अंदर। तो अर्धसूत्री द्वितीय जो है उसके अंदर आप कुछ नहीं लिखना है आपको, अर्धसूत्री द्वितीय के अंदर आपको ये जो समसूत्री विभाजन के पॉइंट्स हैं वो ही लिखने हैं, क्योंकि अर्धसूत्री द्वितीय एक तरीके से समसूत्री विभाजन ही होता है क्योंकि उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है बराबर होती है। तो अर्धसूत्री द्वितीय जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप ये समसूत्री विभाजन के पॉइंट लिखोगे और अर्धसूत्री प्रथम जो होता है वो थोड़ा अलग प्रोसेस होता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।